अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस और पीएमएस के तमाम एस्पिरेंट्स को खुशामदीद। आज हमारा मौजू तारीख का एक ऐसा मोड़ है जिसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और सियासत की बुनियादें हिला के रख दी, द ग्रेट डिप्रेशन। ये टॉपिक आपके इम्तिहान के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि इससे हम रियासत के किरदार यानी रोल ऑफ द स्टेट और मालियाती पॉलिसी की अहमियत को बेहतरीन अंदाज में समझ सकते हैं। स्क्रीन पर अदाद पर गौर कीजिए। -33%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 1929 से 1933 के दरमियान सिर्फ 4 साल में अमेरिका की मईशत में आने वाली मुकम्मल तबाही की अलामत है, जब मुल्क की मजमूई पैदावार यानी जीडीपी 1/3 से भी ज्यादा गिर गई थी। ये एक ऐसा जबरदस्त माशी बहरान था जिसके असरात आज भी पॉलिसी मेकिंग की दुनिया में महसूस किए जाते हैं। तो यहाँ से हमारा बुनियादी सवाल जन्म लेता है और यही सवाल इस पूरे एक्सप्लेनर का मरकज होगा। क्या ग्रेट डिप्रेशन सरमायादाराना निज़ाम यानी कैपिटलिज्म की फितरी नाकामी थी, या फिर ये हुकूमती पॉलिसीज, खास तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी की संगीन गलतियों का नतीजा था? आपका इम्तिहानी जवाब इसी सवाल के एनालिटिकल ब्रेकडाउन पर मबनी होगा। चलिए सबसे पहले इस बहरान की हैबत को आदादो-शुमार की रोशनी में देखते हैं। सेक्शन 1, अ ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स। ये अदादो-शुमार उस तबाही की कहानी सुनाते हैं। सोचिए, अमेरिका में हर 4 में से एक फर्द बेरोजगार था। स्टॉक मार्केट अपनी 80% कीमत गंवा बैठी थी। 7,000 से जायद बैंक दिवालिया हो गए और सनाती पैदावार 1/3 गिर गई। ये महज एक माशी तनाजुल यानी इकोनॉमिक रिसेशन नहीं था, ये पूरे निज़ाम का एक आलमगीर जवाल, एक ग्लोबल कोलैप्स था। और हाँ, आपके लिए एक बहुत अहम एग्जाम टिप। इस टॉपिक को समझना इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि इसी बहरान के बाद पूरी दुनिया में रियासत के माशी किरदार यानी रोल ऑफ गवर्नमेंट और मरकजी बैंकिंग के फ़लसफ़े को नए सिरे से तश्कील दिया गया। अच्छा, इस तबाही की शिद्दत तो हमने देख ली, लेकिन अब आते हैं असल सवाल की तरफ। इसके असबाब क्या थे? इस सेक्शन में हम फौरी वजूहात यानी ट्रिगर्स और असल बुनियादी बीमारी यानी रूट डिजीज़ के दरमियान तफर्रुक करेंगे। देखें, आम तौर पर 2 चीज़ों को इस बहरान का बुनियादी जिम्मेदार ठहराया जाता है: 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश और 1930 का स्मूथ हॉली टैरिफ। लेकिन याद रखें, फॉर अ हाई स्कोरिंग आंसर आपको ये वाजे करना होगा कि ये बुनियादी वजूहात नहीं थीं। ये सिर्फ मुहर्रिकात यानी आग को भड़काने वाले फैक्टर्स या एक्सेलरेंट्स थे जिन्होंने पहले से कमज़ोर निज़ाम को और तेज़ी से तबाही की तरफ धकेल दिया। तो फिर असल वजह क्या थी? असल मसला, द कोर इशू, था एक मॉनेटरी कोलैप्स। जी हाँ, अमेरिका के बैंकिंग निज़ाम की मुकम्मल नाकामी और इसके नतीजे में आने वाला जवाल ही इस बहरान का असल मरकजी नुक्ता है। इस मॉनेटरी कोलैप्स को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को गहराई से देखना होगा। सेक्शन 3, द मॉनेटरी डिफ्लेशन स्पाइरल। ये वो गिरदाव है, यानी एक मनहूस चक्कर है जिसने मईशत को अपनी लपेट में लेकर तबाह कर दिया। इस स्पाइरल को समझने से पहले एक लफ्ज़ है डिफ्लेशन। इसकी इस्तिलाह यानी टर्म को समझना इंतहाई ज़रूरी है। डिफ्लेशन का मतलब है चीज़ों और खदमात की कीमतों में मुसलसल कमी। इसका सबसे खतरनाक असर ये होता है कि लोगों पर कर्जों का असल बोझ यानी रियल बर्डन ऑफ डेट बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी आमदनी तो गिर रही है लेकिन कर्ज की रकम वहीं की वहीं है। तो देखिए, ये मनहूस चक्कर चलता कैसे था। लोगों ने घबराहट में बैंकों से अपना पैसा निकलवाना शुरू किया। इससे मनी सप्लाई यानी ज़र की रसद सुकड़ गई। जब मार्केट में पैसा कम हुआ तो लोगों ने खर्च करना कम कर दिया, जिससे कीमतें गिरने लगीं, यानी डिफ्लेशन शुरू हो गया। कीमतों के गिरने से कर्जों का बोझ इतना बढ़ा कि लोग और कंपनियां दिवालिया होने लगीं। उनके दिवालिया होने से मजीद बैंक फेल हुए और इससे मनी सप्लाई और कम हुई, और ये मनहूस चक्कर विशस साइकिल दोबारा और ज़्यादा शिद्दत से शुरू हो गया। और इस नज़रिए को सबसे ज़्यादा मुस्तनद यानी ऑथेंटिक तरीके से नोबेल प्राइज़ याफ्ता माहिर माशियात मिल्टन फ्रीडमैन और एना श्वार्ट्ज ने अपनी मायानाज़ किताब अ मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में पेश किया। उनका साफ कहना था कि मनी सप्लाई में कमी ही पैदावार और कीमतों में इस शदीद कमी का असल सबब बनी। तो चलिए इस अहम सेक्शन को ज़रा सा समराइज़ कर लेते हैं। टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, बैंक पैनिक्स की वजह से मनी सप्लाई तबाह हो गई। नंबर 2, अमेरिका का मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का किरदार अदा करने में बुरी तरह नाकाम रहा। नंबर 3, डिफ्लेशन ने कर्जों का बोझ बढ़ाकर बहरान को कई गुना संगीन बना दिया। लिहाजा नतीजा ये निकला कि ये बुनियादी तौर पर एक नाकाम मॉनेटरी पॉलिसी का बहरान था। अच्छा,
تو مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا، بحران کی شدت بھی دیکھ لی، اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیسے نکالا گیا۔ یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں فرینکلن ڈی روزویلٹ کے ریکوری پلان کے دور میں۔ سیکشن 4، دی روزویلٹ ریکوری پلان۔ روزویلٹ نے 1933 میں اقتدار سنبھالتے ہی کچھ بہت ہی فیصلہ کن یعنی ڈسائسو اقدامات کیے۔ انہوں نے فوراً نیشنل بینک ہالیڈے کا اعلان کیا، جس سے تمام بینک بند ہو گئے اور افراتفری رک گئی۔ پھر صرف ان بینکوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی جنہیں سرکاری جانچ میں مضبوط پایا گیا۔ اس ایک قدم سے لوگوں کا ٹوٹتا ہوا اعتماد بحال ہوا، اور پھر 1934 میں FDIC جیسا ادارہ بنایا گیا تاکہ مستقبل میں لوگوں کے ڈپازٹس کو ہمیشہ کے لیے تحفظ مل سکے۔ لیکن CSS کے اسٹوڈنٹس کے لیے صرف تعریف کرنا کافی نہیں، ہمیں روزویلٹ کے نیو ڈیل کا ایک متوازن تنقیدی جائزہ یعنی کرٹیکل انالیسس بھی لینا ہوگا۔ اس کی کامیابیاں واضح تھیں، بینکنگ سسٹم پر عوامی اعتماد بحال ہوا اور FDIC اور سوشل سیکیورٹی جیسے اہم تحفظاتی ادارے سیفٹی نیٹس قائم ہوئے۔ لیکن اس پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نیشنل ریکوری ایکٹ جیسے پروگرامز نے مقابلے کی فضا کو کم کر کے ریکوری کو شاید سست کر دیا تھا۔ چلیے اب آتے ہیں اپنے آخری سیکشن کی طرف۔ اس پوری بحث سے ہم نے کیا سبق سیکھا اور آپ کے امتحان کے لیے کیا نتیجے ہیں؟ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ فار یور ایگزام۔ اس پورے تجزیے کو اگر ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو وہ ڈیوڈ ویلاک کا یہ کوٹ ہے جو فیڈرل ریزرو سے وابستہ ہے: دی گریٹ ڈپریشن سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ یہ گمراہ کن سرکاری پالیسیز کا نتیجہ تھی۔ لہٰذا اگر آپ اپنے امتحان کے لیے نوٹس بنا رہے ہیں تو یہ ہیں آپ کی کی انالیٹیکل ٹیک اویز۔ ان کو بالکل اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ بنیادی وجہ فیڈرل ریزرو کی ناکام مانیٹری پالیسی۔ بنیادی میکانزم ڈفلیشنری اسپائرل۔ سب سے اہم مداخلات بینکنگ سسٹم میں اعتماد کی بحالی، اور سب سے بڑا سبق قیمتوں میں استحکام یعنی پرائس سٹیبلٹی اور مرکزی بینک کی فعال مداخلت یعنی ایکٹیو انٹرونشن کی اہمیت۔ اور آخر میں آپ کو اس فکر انگیز یعنی تھاٹ پرووکنگ سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر ڈپریشن کا سبق یہ ہے کہ کیپٹلزم ناکام نہیں ہوا بلکہ اسے بچانے کے لیے بنائی گئی پالیسیز ناکام ہوئی تھیں، تو یہ چیز ہمیں جدید معاشیتوں میں حکومت کے کردار کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ اس سوال پر غور کیجیے۔ یہی وہ سوچ ہے جو آپ کے انالیٹیکل آرگیومنٹس کو مضبوطی دے گی۔